आज हम राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों का प्रतिरोध, इसके अंतर्गत चित्तौड़ और दिल्ली सल्तनत, इसको समझेंगे विस्तार से कि चित्तौड़ और दिल्ली सल्तनत का क्या संबंध रहा और किस प्रकार से चित्तौड़ में रतन सिंह को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उस समय दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था और अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक महत्वाकांक्षी सुल्तान जो अपने साम्राज्य विस्तार को अधिक से अधिक करना चाहता था, तो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारणों को समझेंगे विस्तार से। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी की जो धार्मिक जिहाद की भी नीति को समझेंगे, किस प्रकार से वो धर्मांध व्यक्ति था। और रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम जिन बिंदु को समझेंगे उसका इस प्रकार से विवरण है। रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी आकांक्षा, मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व और पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा, ये प्रमुख चार ऐसे कारण हैं जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण, पद्मिनी की कहानी की ऐतिहासिकता, शिशोदियों का उदय और दिल्ली सल्तनत, राणा हम्बीर, क्षेत्र सिंह 1364 से 82, महाराणा लाखा सिंह 1382 से 1397 और मोकल 1397 से 1433 ईस्वी। तो इन बिंदुओं को हम विस्तार से क्रमवार समझेंगे। पहले है रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। रावल समर सिंह के बाद 1302 ईस्वी में रतन सिंह गोयलों के सिंहासन पर बैठा। वह समर सिंह का पुत्र था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गोयलों के राज्य को पूरी तरह से पदाक्रांत करके उसकी स्वतंत्र सत्ता का अंत कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में वैसे तो योग्य था, क्योंकि उसने अपनी दक्षिण विजय की नीतियों से यह सिद्ध कर दिया और उत्तर भारत की विजयों में भी इस बात का परिचय मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था, सैन्य प्रणाली ये उच्च कोटि की थी। वह स्वयं इस बात की देखभाल करता था कि सेना में किसी प्रकार का दोष न रहे जिससे कि उसकी पराजय का मुंह देखना पड़े, और वो ऐसा ही करता है और जिसके कारण उसे गोयलों के राज्य को पूरी तरह से पराक्रांत करने में सफलता प्राप्त होती है। अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण, तो कारणों में समर सिंह सुल्तान की सेना को गुजरात विजय करने के मार्ग देकर थोड़े समय के लिए चित्तौड़ को सुरक्षित रखने में सफल तो रहता है, किंतु उसके पुत्र को सुल्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। तो अलाउद्दीन खिलजी अच्छी प्रकार से जानता था कि चित्तौड़ जैसी शक्ति को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक उत्तर भारत में एक बड़ी सफलता प्राप्त करना में बाधा बनी रहेगी। इसीलिए वो चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय करता है। तो उसके आक्रमण करने के जो कुछ कारण हैं वो इस प्रकार से। नंबर 1, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी आकांक्षा। अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी सुल्तान था। वो अधिक से अधिक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसमें उसका जो सहयोग करने में जो मलिक काफूर का भी अच्छा योगदान देखने को मिलता है। इतिहासकार बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी को उसकी आरंभिक विजयों ने उसे अहंकारी बना दिया था। मतलब उसको ये लगने लगा था कि उसके लिए कोई भी काम अब नामुमकिन नहीं है, सभी कार्यों सभी विजयों में वह सफल ही रहेगा। ऐसा जियाउद्दीन बर्नी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि उस अलाउद्दीन को उसकी आरंभिक विजयों ने उसे अहंकारी और दंभी बना दिया था। वह सिकंदर की तरह विश्व विजयी बनने की आकांक्षा रखता था, लेकिन दिल्ली के कोतवाल एवं उसके वृद्ध सलाहकार मलिक अल्लाह मुल्क, मतलब जो वृद्ध सलाहकार थे जो उनको एडवाइस देते थे, उनका नाम था अल्लाह उल मुल्क, ने उसे सुझाव दिया कि विश्व विजय से पूर्व तो संपूर्ण हिंदुस्तान को जीतना चाहिए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को इस
सलाह, ये जो मशवरा उसको अच्छा लगा और यह सुझाव उसे पसंद आया। तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी आकांक्षा नीति ही पहला कारण मानी जा सकती है चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए। इसके बाद मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन के सैनिक अभियान भी गोयलों की शक्ति को अधिक क्षति नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो इससे उनका आत्मविश्वास एवं साहस बढ़ा हुआ था और मेवाड़ के सैनिकों में नया उत्साह पैदा हुआ। 1299 ईस्वी में रावल समर सिंह के गुजरात पर आक्रमण करने जा रही सेना के साथ सहयोग न करके उससे दंड वसूल करके आगे जाने की जो इजाजत दी, इससे अलाउद्दीन बहुत ही नाराज हुआ, क्रुद्ध हो गया और उसने इस घटना वह नहीं भूल पाया और उसने यह निश्चय किया कि वह इसका बदला लेगा। तो इसलिए यह घटना भी एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी को आक्रमण करने में प्रेरित करती है। इसके बाद चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व। तो चित्तौड़ का दुर्ग जो एक विशाल पहाड़ी पर बना हुआ था, चित्तौड़ दुर्ग का भौगोलिक एवं सामरिक महत्व था। चित्तौड़ का दुर्ग समुद्र की सतह से 1850 फुट ऊंचाई पर स्थित है। आसपास के चौरस मैदान से इसकी ऊंचाई 500 फुट है। यह लगभग 3 मील लंबी और आधा मील चौड़ी पर स्थित है। सुल्तान अलाउद्दीन चित्तौड़ को जीतकर किसी भी प्रकार से राजपूत प्रतिरोध को समाप्त कर देना चाहता था। उसका मानना था कि चित्तौड़ जो शक्ति है जब तक उसको ध्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक एक अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे बढ़ाने में बाधा बनी रहेगी। इसीलिए उसने चित्तौड़ दुर्ग को सामरिक एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्व देखते हुए उसने इस पर आक्रमण किया। अब इसके बाद है पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। तो कुछ इतिहासकार जो ये बताते हैं कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन खिलजी का एक ये भी उद्देश्य था कि जो राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को भी वह प्राप्त करना चाहता था, जिसके बारे में उसने सुना हुआ था और इसके लिए वह एक नया षड्यंत्र रचता है और वह संदेश भिजवाता है रतन सिंह के पास कि यदि वह अपनी पत्नी को अलाउद्दीन सुल्तान के हवाले कर दे तो युद्ध टाला जा सकता है। लेकिन राजा रतन सिंह ऐसा नहीं करते हैं और फिर बाद में दोबारा संदेश आता है रतन सिंह के पास कि यदि वह पद्मावती को यदि उसको दिखा दे तो इसी से वह संतुष्ट हो जाएंगे और युद्ध नहीं करेंगे। तो ऐसा करने के लिए रतन सिंह तैयार हो जाते हैं और रतन सिंह ये शर्त करते हैं कि पद्मावती को सीधा न दिखाकर उसकी परछाई यानी जल में परछाई देखने की अनुमति प्रदान करते हैं, जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी राजी हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य ये था किसी भी प्रकार से रतन सिंह को बंदी बना दिया जाए जिससे उसके एक पंथ दो कार्य हो जाएंगे। जैसे कि पद्मावती भी उसको प्राप्त हो जाए, इसके अतिरिक्त रतन सिंह को भी बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाएगा जिससे चित्तौड़ पर अप्रत्याशित विजय प्राप्त होगी। तो इस षड्यंत्र में रतन सिंह एक तरह से धोखा खा जाते हैं और जब वह भोजन करके अलाउद्दीन खिलजी जा रहा होता है तो उसको छोड़ने के लिए रतन सिंह द्वार तक आते हैं और अचानक उनको बंदी बना लिया जाता है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी यह शर्त रखता है कि यदि पद्मावती अपने को सुल्तान को सुपुर्द कर दें तो उनके पति रतन सिंह को छोड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और बाद में भीषण संघर्ष होता है और इसके बाद देखने को मिलता है कि रानी पद्मावती जौहर कर लेती हैं और भयानक युद्ध में बहुत हानि बढ़ती है और किला फतेह होता है। अलाउद्दीन का आक्रमण, अलाउद्दीन की सेना ने आक्रमण किया। अमीर खुसरो ने लिखा है इसके संबंध में कि घमासान युद्ध के बाद 25 अगस्त 1303 ईस्वी को किला फतेह हुआ। दूसरे दिन क्रुद्ध सुल्तान ने कत्ले आम करवाया, मतलब आम जनता को मारने का आदेश दिया, जिसमें करीब 30,000
निर्दोष लोग मारे गए। चित्तौड़ का दुर्ग और मेवाड़ राज्य अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था खिज्र खां, उसको उसने क्या किया, वह दुर्ग सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख दिया। इसके बाद पद्मिनी की कहानी की ऐतिहासिकता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसके संबंध में कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये काल्पनिक घटना है, ये कथा है जिसमें डॉक्टर ओझा और डॉक्टर के.एस. लाल एवं अन्य इतिहासकार पद्मिनी की कथा को अविश्वसनीय मानते हैं। और डॉक्टर ओझा के अनुसार पद्मावत की बहुत सी बातें कथा को रोचक बनाने के लिए खड़ी की गई है। डॉक्टर दशरथ शर्मा पद्मिनी की कथा विश्वसनीय मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि जो पद्मिनी की जो कहानी है वो बिल्कुल सही है। तोमर शासक सलादी के दरबारी कवि ने सीता चरित्र नामक काव्य में पद्मिनी की कथा का उल्लेख किया था और बर्नी, इसामी और निजामुद्दीन जैसे इतिहासकारों ने पद्मिनी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। और रानी पद्मावती के संबंध में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक काव्य लिखा मसनवी शैली में, जिसमें रानी पद्मावती का वर्णन किया गया है और अमीर खुसरो ने भी इसका वर्णन किया है। तो कुल मिलाकर यह है कि ये रानी पद्मावती की जो कथा है जो काल्पनिक नहीं है और बहुत से इतिहासकार ये सही मानते हैं। शिशोदियों का उदय व दिल्ली सल्तनत राणा हम्मीर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गोहिल राजघराने को परास्त करके चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसके साथ ही गोहिलों की रावण शाखा का भी अंत हुआ। तो 1303 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है, क्योंकि गोहिलों की रावण शाखा का ही अंत हो जाता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार अमीर ने 1326 ईस्वी के आसपास मालदे की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जैत्रा से चित्तौड़ छीना था और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राणा हम्मीर ने अपने शौर्य से एक शक्तिशाली शासक का स्थान प्राप्त कर लिया था। तो राणा हम्मीर अपने आप में योगी और दूरदर्शी और एक तरह से कुशल सेनानायक, और उन्होंने अपने राज्य में एक शक्तिशाली स्थान प्राप्त किया अपने राज्य में। क्षेत्र से 1364 से 82 ईस्वी हमीर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र शेर सिंह मेवाड़ का राणा बनता है और उसने 1382 ईस्वी तक शासन किया। उसके समय दिल्ली के सिंहासन पर फिरोज शाह तुगलक, मतलब शेर सिंह जब शासक बना तो उस समय दिल्ली की गद्दी पर जो सुल्तान बैठा हुआ था वो था फिरोज शाह तुगलक, यानी तुगलक वंश का शासक। और शेर सिंह ने मेवाड़ की शक्ति को सुदृढ़ करने एवं संगठित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि फिरोज शाह तुगलक को अपनी विस्तारवादी योजना की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया, तो क्षेत्र सिंह को इससे ये लाभ हुआ कि उसने अपनी जो सीमा थी राज्य की उसको बढ़ाने में वह सफल रहा। महाराणा लाखा सिंह लक्ष्य सिंह 1382 में 1357 ईस्वी इनका शासनकाल। महाराणा लाखा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत को अनेक उतार चढ़ाव देखने पड़े और 1388 ईस्वी में फिरोज तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे यह अवसर प्राप्त होता है कि अपने साम्राज्य विस्तार का, क्योंकि फिरोज तुगलक ने अपने रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि दिखाई और डॉक्टर उपेंद्रनाथ डे ने लाखा का शासनकाल 1382 से 1357 ईस्वी माना है। तो डॉक्टर उपेंद्रनाथ डे ये मानते हैं कि इसकी 82 से 97 तक इसका शासनकाल था। 1357 ईस्वी में लाखा की मृत्यु के बाद मोगल मेवाड़ का राणा बनता है। तो लाखा की मृत्यु कब होती है? लक्ष्य सिंह की 1357 ईस्वी में लाखा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका पुत्र मोगल मेवाड़ का राणा बनता है। मोगल 1397 से 1433 ईस्वी तक का शासन। जब मोगल राणा बना तो उसकी आयु उस समय बहुत कम थी, वह केवल 12 वर्ष का ही था। लाखा का पुत्र चूड़ा उसका अभिभावक बना
उसने कुशलतापूर्वक मुगल के नाम पर मेवाड़ पर शासन किया, लेकिन यहाँ पर हंसाबाई और चूड़ा के बीच में मतभेद उत्पन्न हुए। हंसाबाई को यह लगता था कि कहीं चूड़ा ही शासन पर अधिकार कर ले, ऐसे विवाद उनमें आपस में बने रहे। मुगल को अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत से संघर्ष नहीं करना पड़ा। ये उसके लिए एक तरह से बहुत अच्छी बात रही कि उसे दिल्ली सल्तनत से ज़्यादा टकराव उसके कम हुए, और अधिक टकराव न होने के कारण उसे अपने साम्राज्य को मतलब विस्तार करने में आसानी थी, और वह पैतृक राज्य को सुरक्षित करने में सफल रहा। तो इस प्रकार आज हमने राजस्थान में मुस्लिम आक्रमण के प्रतिरोध के अंतर्गत चित्तौड़ और दिल्ली सल्तनत, और इसके बाद हमने शिशोदियों का उदय और दिल्ली सल्तनत, राणा हम्मीर, क्षेत्री, महाराणा लाखा, लक्ष्य सिंह, मोकल 1397-1433 और लक्ष्य सिंह 1382-1397, क्षेत्र सिंह 1364-82 ईस्वी और राणा हम्मीर, इनके बारे में जाना। इसके अतिरिक्त हमने देखा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी टकराव के कारण और अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण, क्योंकि वह अपनी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन की साम्राज्यवाद नीति की आकांक्षा, ये पहला कारण था चित्तौड़ पर आक्रमण करने का। मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, तीसरा था चित्तौड़ का सामरिक और भौगोलिक महत्व, और पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। अलाउद्दीन का आक्रमण जो 1303 में वो किला फतेह करता है और जिसमें काफ़ी सैनिक मारे जाते, और जो आम जनता भी उस समय कत्लेआम का शिकार हुई, जिसमें 30,000 लोग मारे गए। तो इस प्रकार से वह जो चित्तौड़ का नाम बदलकर ही अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख देता है और वापस दिल्ली लौट आता है। तो आज हमने इस वीडियो में चित्तौड़ दिल्ली सल्तनत, बस सिसोदिया उदय और दिल्ली सल्तनत को विस्तार से समझा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और राजपूतों के पतन के कारणों के बारे में विस्तार से समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।